राम राम सा, जय श्री राला बाबा की, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। आज हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप की लो कर लो पंचायत के इस एडिशन में हमारे साथ में श्री शिवराज जी पुरी, जो कि हाड़ोतिश के रहने वाले हैं, कोटा बूंदी साइड के। और आप राजस्थान किसान संघ, जो भारतीय किसान संघ है, उसकी राजस्थान इकाई के प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। किसानों के बीच रहकर बहुत से काम किए हैं, नवाचार किए हैं, उनकी स्थिति को जाना है। और वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, जहां पर एमएसपी की बात की जा रही है, आखिर एमएसपी क्या है और एमएसपी से बढ़कर भी आगे किसानों को क्या चाहिए और किसानों को स्वयं को क्या करना चाहिए और उनकी क्या स्थितियां हैं, उनमें सुधार कैसे हो, उन सब चीज़ों पर भाई साहब का गहरा चिंतन है। तो आज उन्हीं पर जानेंगे। तो मेरे साथ में शिवराज पुरी जी है, मैं हरिराम किवाड़ा, और हमारे साथ में है हमारी मन की खुशी फाउंडेशन की फाउंडर चेयरमैन पायल चौधरी, जो कि मन की खुशी के लिए स्कूली बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स, अन्य कार्मिक और सब वर्ग के लोगों के साथ में उनके हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने को लेकर सुझाव लेती है, बात करती है। तो वो भी किसानों की खुशी और हैप्पीनेस के लिए इनसे बात करेंगी। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, सर, आज किसान आंदोलनरत है, एमएसपी की मांग हो रही है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। एमएस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति लेकर आए, जिन्होंने एमएसपी के प्रोविजन की बात कही, उनको भारत रत्न दिया है। सरकार और किसानों के बीच में बहुत बड़ी टकराव की स्थिति है। कुछ समय पहले तक राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे की बातें हो रही थी, अब किसान गए हैं तो किले ठोकी जा रही है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय किसान संघ की स्थापना के समय से किसान संघ किसानों के लिए समर्थन मूल्य की मांग नहीं करता, बल्कि लाभकारी मूल्य की मांग करता है। यानी समर्थन से भी आगे बढ़कर आगे मानो चाहे पीछे मानो, मैं ये कहना चाहूँ, लाभकारी मूल्य क्या है इसको हमें पहले समझना होगा जी। लाभकारी मूल्य वो है कि जो कोई भी दुकानदार है 10 रुपये में बाजार से कोई चीज लाता है और उसको 12 रुपये में बेचता है या 11 रुपये में बेचता है, तो 1 रुपया उसका लाभ है जी। तो ठीक इसी प्रकार किसान जो फसल पैदा कर रहा है उसका वास्तविक खर्च, उस वास्तविक लागत उसकी क्या है, उसका सही आकलन हो। और उसका आकलन किस प्रकार होगा? जैसे आपने ट्रैक्टर से एक बार हिकाई की तो आपने एक बार का डीजल जोड़ दिया, आपने ये तो जोड़ा ही नहीं कि वो ट्रैक्टर चला तो उसका टायर भी घिसा, उसकी मशीन भी घिसी और उसको सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी, और उसमें चलाने वाला ड्राइवर भी एक बैठा है, उसका भी एक वेतन है, उसका भी बच्चे हैं, उसमें उनका भी पेट उसे पालना है, वो भी उसमें जुड़ना चाहिए। किसान एक फसल बो करके 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने तक खेत में रखता है। जब तक उसकी फसल खेत में खड़ी है तब तक उसके परिवार का एक बच्चा भी उस खेत के चक्कर काटने जाता है, उसकी पत्नी भी जाती है, उससे खरपतवार उपाड़ करके लाती है, अपने जानवरों को खिलाती है, और इस प्रकार उसका पूरा परिवार पूरे समय उसमें कार्यरत है। तो उन सब का भी कुछ ना कुछ मान दे, कुछ न कुछ पारिश्रमिक उसमें जुड़ना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आप जैसे मान लो दवाई छिड़क रहे हैं तो आपने दवाई की कीमत जोड़ ली, छिड़कने वाले की कीमत तो जोड़ी नहीं, उसकी लेबर भी तो होती है। ठीक इसी प्रकार उसकी जो मशीन है, जो भी इम्प्लीमेंट है, आजकल ये ड्रोन आ गए और आ गए, तो इनके भी तो खर्चे हैं, तो उनकी मेंटेनेंस, उनकी लागत, उस पर उसका क्या ब्याज खर्च हो रहा है। आज आपने ट्रैक्टर की इकाई का जोड़ लिया, ट्रैक्टर किसान ब्याज से बैंक से किराए पर लाया है और उसका बैंक का किराया वो ब्याज भी तो लग रहा है जी। और जो जो ट्रैक्टर पुराना चल चुका, डिप्रिसिएशन होता जा रहा है। आपने लिया जब 6 लाख रुपए का था, बेचो को उस दिन 2 लाख रुपए भी आपको उसके नहीं मिली, कीमत भी घटती जा रही। ये सब चीजें लागत मूल्य में जोड़ी जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप गेहूं को 3,000 रुपये बेच दो, हम तो कहते हैं गेहूं 2,000 ही बेच दो, पर उसकी लागत, गेहूं की लागत 1,800-1,500 रुपये आए, 200 रुपये किसान को उसमें भी बचे, ऐसा काम सरकारों को करना चाहिए। अब उसकी लागत मूल्य किस प्रकार घटाई जा सकती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसे आप दुनिया भर की सब्सिडी यूरिया पर दे रहे हो, डीएपी पर दे रहे हो, और पता नहीं किस किस पर दे रहे हो। उसको यूरिया डीएपी को खा कौन रहा है, उपयोग कौन कर रहा है? सरकार ने रोकने के बहुत प्रयास किए हैं, नीम कोटेड यूरिया जारी कर दिया, नहीं तो यूरिया को दूध बनाने में काम लिया जा रहा था, अन्य बहुत सारी चीज़ों में काम लिया जा रहा था। फिर भी कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपति और बड़े औद्योगिक घराने और बड़े लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं। आज जब बैंकें ब्याज में छूट देती है या समझौता करती हैं तो किन के साथ करती हैं? बड़े उद्योगपति के साथ करती है। किसान के साथ ऐसा कोई बिरला ही होता होगा। लोग ये कहते हैं
बैंकर्स में जब आज केसीसी लागू हुई किसानों के लिए, जब भारतीय किसान संघ में दिल्ली में आंदोलन किया था और अपनी बात सरकार के सामने रखी थी, हमने कहा था, मैं स्वयं भी उसमें आंदोलन में 2 बार गया था, जब ये बात हमने किसानों में और RBI और फाइनेंस सेंटर डिपार्टमेंट और किसान संघ जब आमने सामने बैठे बात हुई, तो हमने कहा साहब हम रिजर्व बैंक 3% और 4% रेपो रेट पर बैंकों को पैसा दे रहा है, जबकि सारे बैंकर्स 12%, 15%, 18% पर बाजार में पैसा लोन पर बांट रहे हैं। बाकी ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो उनका साहब हमारा वेतन खर्च होता है, हमारा बिल्डिंग का किराया लगता है, हमारा गाड़ी का, हमने सब आंकड़े बता कर उनके साथ, टोटल वेतन हाल बैंकर्स का इतना, टोटल बिल्डिंग किराया इतना, टोटल इन्वेस्टमेंट खर्चा आपका इतना है, उसके बाद भी इतना पैसा आपने बाजार में दे रखा है किसानों को और उसका इतना डिफरेंस ब्याज का आपको लाभ मिल रहा है, ये लाभ जा कहाँ रहा है? तब बात निकल के आई कि साहब हमारा पैसा डूबता है। हाँ, डूबता है। डूबता किस में गया? पैसा डूबेगा बड़े उद्योगपति में, बड़े व्यापार में। किसान में एक पैसा नहीं डूब सकता। कारण कोई भी व्यापारी अपनी दुकान को ताला लगा करके रात में सामान भर के जा सकता है। कोई भी उद्योगपति अपने उद्योग को ताला लगा करके जा सकता है, देख लेता है बहुत तो लोन हो गया, बहुत पैसा उठा लिया, चलो इसको बंद करो, दूसरी जगह नई फैक्ट्री लगाएंगे। किसान उसकी धरती माता को उठा करके कहीं नहीं ले जा सकता, वो बेच नहीं सकता, क्योंकि उस पर रन का नोट लगा हुआ है बैंक में जमाबंदी में कि ग्राहक बैंक को फलाना की। वो उससे एक पैसा इधर उधर नहीं कर सकता, दूसरे के रन नहीं रख सकता, उसको बेच नहीं सकता। किसान का पैसा डूबता कैसे? डूब सकता ही नहीं। बिल्कुल। इसलिए आप पैसा डूबो रहे हो उन उद्योगपतियों में, हमसे ब्याज लेकर के उनका भरपाया कर रहे हो। तब जाकर के सरकार ने माना और केसीसी किसान को स्वीकृति, जो भी अपर्याप्त मात्रा में है। आज अधिकतम 3 लाख रुपए तक ही उसमें छूट है, जबकि आप देखिए 3 लाख रुपए की जिस जमाने में ये स्वीकृत हुई थी केसीसी, उस जमाने में 3 लाख की कितनी वैल्यू थी? आज 30 लाख भी नहीं है वो। बिल्कुल, 30 लाख भी उसके सामने कम पड़ा, जबकि उसमें संशोधन नहीं किया। उसमें क्या जाना चाहिए और उसकी लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। आज किसान की ज़मीन की आप DLC करके कीमत तो इतनी बढ़ा देते हो, पर उस पर ऋण लेने जाएगा ना तो बैंकर का 10,000 रुपये 1 साल का 1 बीघे पर मिलेगा। 10,000 में क्या होता है? बिल्कुल, एक फसल की अकाई चुताई भी ढंग से नहीं होती। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें हैं और लाभकारी मूल्य किसान को मिले, इसके लिए आप लागत कम कीजिए, डीजल में सब्सिडी दीजिए, ट्रैक्टर पर सब्सिडी दीजिए, इम्प्लीमेंट्स में सब्सिडी दीजिए, डायरेक्ट किसान को दीजिए, कंपनियों को मत दीजिए। इस पर मैं आगे बढ़ूंगा सर। भारतीय किसान संघ जो भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन है, सरकार से आपकी कई बार वार्ता हुई होगी जब तीनों कृषि कानून आए थे जिसका विरोध देश भर में हुआ था। हो सकता है कि किसान की समझ में नहीं आए हों या पार्टीगत आधार पर उसका विरोध हुआ हो, लेकिन उसमें आपने क्या खामी पाई, सरकार को क्या सुझाव दिए, सरकार उन पर क्या इम्प्लीमेंट कर रही है आगे, ताकि दोबारा आंदोलन की क्यों नौबत आ गई? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय किसान संघ किसी राजनीतिक दल का कोई आनुषंगिक संगठन नहीं है जी। भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है जी। जिस दिन से किसान संघ की स्थापना हुई है उसी दिन से हमारी घोषणा है कि भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है। और आप भारतीय किसान संघ का कोई भी पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं जा सकता और नहीं कोई राजनेता भारतीय किसान संघ के मंच पर आ सकता है जी। भारतीय किसान संघ किसानों का और किसानों के लिए ही गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए किसी दल का किसी विचारधारा का कोई आनुषंगिक संगठन नहीं है। रहा प्रश्न आप ये कह रहे हैं कि सरकार से 3 कानून के संबंध में वार्ता हुई, हमने सरकार ने बुलाया भी बात करने, हमारे जो उच्च स्तरीय राष्ट्रीय पदाधिकारी थे वो गए भी सही। उसमें हमने सरकार के सामने उस समय 3 कानूनों में 3 संशोधन की बात उनसे कही थी, पर सरकार उनमें एक सुधार के लिए एक संशोधन में मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जारी किया था कि कोई भी व्यापारी किसान का माल उसके घर से, उसके खेत के से, उसके खलिहान से खरीद सकता है। ये छूट दी गई थी। ये किसान के हित में बहुत अच्छी थी, क्योंकि किसान अपना माल भर करके जब मान लो मंडी आता है तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है। ट्रैक्टर टकरा सकता है, ट्रैक्टर पलटी खा सकता है, बरसात हो सकती है, मंडी में ढेर करने के बाद बरसात आ गई तो फसल भीग जाती है। ये बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं। इन सब से बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका था कि उसके खेत से माल को कोई भी व्यापारी खरीद करके ले जाए, बाजार भाव उसको पता रहता है, रोज अखबार पढ़ता है, आजकल मोबाइल का जमाना देखता है, आजकल मंडी में क्या भाव बिका था और उसके आधार पर वो बेच सकता है। परंतु आप तो लाइसेंस जिसको खरीदने का दे रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं थी, तो हमने ये सुझाव रखा था तो जिसको भी आप लाइसेंस दे रहे हो खरीदने का उसकी कम से कम बैंक गारंटी हो, ताकि वो कहीं से कोई भी माल खरीदे और वो किसी भी कारण भग जाए या किसान का भुगतान नहीं करे तो वो बैंक गारंटी से किसान का भुगतान हो। इस प्रकार तीनों कानून में हमने अपने लेकिन सरकार ने आपके सुझाव नहीं माने। सरकार ने सुझाव नहीं माने और बाद में उन लोगों के सामने घुटने टेक करके
वो कानून वापस लेने पड़े। अभी सर फिर ये किसान आंदोलन शुरू हो गया। अभी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम गेहूं को 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे, और सरकार अब जो खरीद कर रही है वो 2700 पे नहीं कर रही है। उसका क्या मसला है, जबकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है? मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा, हाल ही चुनाव में राजनीतिक दलों ने, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि किसान का गेहूँ 2700, अगर सरकार बनती है तो राजस्थान में सरकार बनती है तो 2700 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा। हम इस संबंध में माननीय मंत्रियों से भी मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी ये अवगत करा है कि आपने 2700 रुपये का वादा किया था और आपने अभी अखबार में कह दिया कि हम 2400 रुपये में खरीदेंगे। तो ये आपकी नाइंसाफ़ी है, ये आपकी वादा खिलाफी है। एक तरफ तो आप सरकार ये कहती है कि मोदी की गारंटी है और हम 2700 रुपये कुंटल खरीदेंगे, और अब आपने खरीदी, ये गारंटी कहाँ जाएगी? तब उनका कहना था कि भाई हम स्टेप टू स्टेप इसको लेंगे, अभी इस साल 2400 लेंगे, अगले साल बढ़ाएंगे, अगले साल। तो हमारा कहना ये है कि जब तक आपके 5 साल पूरे होंगे तो 2700 तो ऐसे ही उसका मूल्य आ जाएगा, समर्थन मूल्य आ जाएगा। आपने जो वादा किया है, और आपने ये भी कहा है कि सारी कार्य योजना 100 दिन में पूरी करेंगे, मैनिफेस्टो को 100 दिन में कानून बना करके लागू करेंगे, तो वो 100 दिन कहाँ गए? तो हम आज भी ये कहना चाहेंगे कि आपने जो वादा किया है उसका पूरा करो, अन्यथा किसान को ये सब बातें याद रहेगी कि आपने पिछली बार भी किसान के साथ धोखा किया और फिर धोखा करने जा रहे हो आगे जाकर के। अच्छा, तो दूसरा मैं अब पायल को बोलूँगा कि किसानों के जो हैप्पीनेस इंडेक्स, आज किसान जो दुर्दशा में जी रहा है, बच्चे उसके फटेहाल रह रहे हैं, ढंग की स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है, ढंग का उसके पास सब कुछ पैदा होते हुए भी वो कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर एक हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए आप तो बिल्कुल, मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो पता है कि बहुत किसान मेहनत करता है। अपने बोलते भी हैं कि मारवाड़ी भाषा में कि कई बार तो बीज भी कोनी बावड़ है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि किसान मेहनत कर रहा है, बीज लगा रहा है, सब कुछ अपने उससे लगाता है और बारिश नहीं होती या कुछ भी ऐसा मिस हैपनिंग होता है जिस वजह से क्या उसकी लागत भी वापस नहीं आती। और तो उसी बारे में सर, ये तो हो गई समस्याओं की बातें। ऑफ कोर्स बहुत सारी समस्याओं से जूझता है और फिजिकल भी मेहनत बहुत ज़्यादा करता है किसान, क्योंकि आसान नहीं है इतना फसल को उगाना, काटना, मेहनत करता है। अब बात करेंगे हम उसी बीच में जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको देख के हमारा भी मन दुखता है। ऑफ कोर्स किसान का भी मन दुखता है कि वो इतने प्यार से फसल को उगाता है, कई बार हाथ में भी कुछ नहीं आता उसके। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर कि किसान की हैप्पीनेस को, उसकी खुशी को, उनकी मन की खुशी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे सरकार या कोई कैसे हेल्प करे जिससे किसान को उसके मन की खुशी प्राप्त हो? मैं इसके संबंध में कहना चाहूँगा कि हमारा किसान में शिक्षा का बहुत अधिक अभाव है, खेती किसानी में शिक्षा का बहुत अधिक अभाव है। इस कारण जो किसान है वो परंपरागत खेती ही करता चला आ रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को इस परंपरागत खेती से हट करके खेती करनी चाहिए। जैसे आज औषधीय खेती का बहुत महत्व है, आप औषधीय खेती कीजिए, अब उसको बेचिए, वो माल कितना महंगा बिकता है। ठीक, आप छोटे मोटी बात करना चाहें तो आप सब्जी पर ही बात कर लीजिए। जिसने सब्जी नवंबर के महीने में भिंडी उगा दी, उसकी अभी फरवरी में बाजार में भिंडी आ जाएगी, तो उसकी भिंडी 80 रुपये किलो और 100 रुपये किलो बिकेगी। और जो अब मार्च में उगाएगा उसकी भिंडी 5 रुपये किलो भी नहीं बिकेगी। तो इस प्रकार का किसान को नवाचार करना चाहिए, समय से पहले और समय से बाद में। इस तरह तो सब्जियों की खेती करनी चाहिए, परंपरागत खेती करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व है कि आम जन का पेट भरे, इसलिए हमको वो सब चीज़ें करनी चाहिए। परंतु उसका बैलेंस करके, और आज विश्व में पूरा ये चल रहा है कि आपको वो जो मोटा अनाज खाने की जो बात चल रही है, आयुर्वेद भी, मेडिकल भी ये मान रहा है कि मोटा अनाज, आज देखिए आप दूसरी खेती कीजिए ना, आपका मोटा अनाज का भाव ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बाजार में है ही नहीं। बिल्कुल। तो इस प्रकार किसान भाइयों से भी मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि वे किसानों तक ये बात पहुँचाए कि आप परंपरागत खेती से हट करके खेती करें, आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा और आपकी प्रगति भी होगी, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों की सर जो शिक्षा है वो किसानों की अच्छी नहीं हो रही है, उनकी कुछ काम, कुछ आदतें, कुछ लिविंग स्टैंडर्ड और कुछ वर्किंग स्टाइल में क्या परिवर्तन हो कि किसान खुशहाल हो, प्राप्त है वो पर्याप्त बने और अग्रसर हो, तो उनकी कुछ कार्यशैली को लेकर आप क्या कहेंगे? कार्यशैली में ऐसा है कि धीरे धीरे जोत घटती जा रही है और किसान की जोत छोटी होती जा रही है। पहले एक ज़माना था जब एक किसान के पास 100 बीघा ज़मीन हुआ करती थी, वो घट करके बहुत कम हो गई। इसलिए अभी हाल ही में मैंने कहा कि आदमी को परंपरागत खेती से हट करके खेती करना चाहिए।
है ना। जो शहरों के नज़दीक है उन्हें फूलों की खेती भी कर सकते हैं, सब्जियां भी कर सकते हैं। ऐसी मान लो औषधीय खेती बहुत दुर्लभ खेती है और उसका बहुत कुछ उसको मिल सकता है। उसमें बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कम मेहनत में औषधीय खेती बहुत अच्छी हो सकती है और उसमें बहुत अधिक रखवाली करने की कई सारी औषधियाँ ऐसी हैं जिनको जानवर खाता ही नहीं, तो उनसे भी उसको लाभ होगा। उसकी मेहनत भी कम होगी, उसकी देखभाल भी कम होगी, उसकी लागत भी कम आएगी, उसका खर्चा भी कम होगा और उसको अधिक लाभ उसका मिलेगा। कम मेहनत और उसमें ज़्यादा लाभ। एक सर, जो कुछ सामाजिक कुरीतियाँ हैं, कुछ व्यसन है, वो समाज में किसान कौम में बहुत ज़्यादा फैले हैं। वो अशिक्षा की वजह से हो या फिर उस वातावरण की वजह से हो, उनमें क्या सुधार हो कि किसान भी उसी तरीके से हैप्पीनेस दिखे, उसी तरीके से खुशहाल दिखे जैसे कि एक जो एलिट वर्ग है वो दिखता है। शुरू प्रारंभ में मैंने निवेदन किया और आपने कभी मानना ये है कि शिक्षा का अभाव है, तो आप लोग भी जिस प्रकार से लगे हुए हैं और दूसरे भी सामाजिक संगठन गांव-गांव में स्कूल सरकारें भी लगी हुई है, तो शिक्षा तो धीरे धीरे फैल रही है। तो इसका एक तो पर्याप्त मात्रा में जब हो जाएगा तब इस समस्या में कुछ सुधार आएगा। दूसरा जो अब जो किसानों में जो संघर्ष की या इस तरह की जो बातें हैं, उसके लिए तो आप लोग भी जिस प्रकार का ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं कि आपकी हैप्पीनेस कैसे हो, इससे भी बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। और किसान के बीच में जब आकर के आप, और मैं ये कहूँगा कि आदमी किसान स्वयं भी ये हिसाब लगाए कि मैं एक बीड़ी पीता हूँ तो वो बीड़ी दिन भर में 5 रुपए की हो जाती है या 25 रुपए की हो जाती है, और उसको एक महीने का जोड़े और उसको एक साल भर का जोड़े तो उसकी आँख खुल जाएगी कि मैं कितना पैसा इस बीड़ी पर खर्च कर रहा हूँ। उसके बदले में भी मैं अपने बच्चे को अगर ये बीड़ी बंद कर देता हूँ तो मेरे बच्चे को कितनी अच्छा शिक्षा दिला सकता हूँ, कितनी अच्छी ड्रेस पहना सकता हूँ। इस बात पर उनको विचार करना चाहिए और इन दुर्व्यसनों से इसी प्रकार ही पीछे छुड़ाया जा सकता है। आप लोग जो मीडिया के लोग हैं, जो सामाजिक सद्भाव, सामाजिक उसमें जाने का सरोकार का जो आपका कार्यक्रम है, इस माध्यम से इस बात को ले जा रहे हैं और ले जाना चाहिए और आपके प्रयासों से ये सब कुछ ठीक होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में शिवराजपुरी जी, जिनको किसानों की वास्तविक स्थिति का भी पता है और उस स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, इस बात को लेकर के आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद और समय समय पर हम और इनसे राम राम विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे और भी अच्छे लोगों से इसी तरीके से इस पंचायत में आपसे रूबरू करवाएंगे। थैंक यू सर। राम राम।